नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मोदी सरकार के 9 वर्ष, कितना बदला भारतवर्ष। यह बहस हर रोज आपके घर में होती होगी, चाय की दुकानों पर होती होगी, दोस्तों की महफिलों में होती होगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती है। तो हमने भी सोचा क्यों ना मोदी सरकार के 9 साल पर एक बहस टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में भी की जाए, लेकिन वैसी नहीं जैसी कि गली चौराहों पर होती है, बल्कि ऐसी बहस जिसमें सार्थक तथ्यों पर बात होगी, तर्कों पर बात होगी, जिसमें चीखना चिल्लाना नहीं होगा, बल्कि अपने अपने पक्ष को तसल्ली से समझाना होगा। तो चलिए सरकार और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में बुलाते हैं हमारे 2 खास मेहमान, राज्यसभा सांसद और जोरदार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। स्वागत है आपका सुधांशु जी। मेरे साथ है कांग्रेस की विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी। सुप्रिया जी स्वागत है आपका, आइए प्लीज। सुप्रिया जी आइए। सुप्रिया जी और सुधांशु जी स्टूडियो में आ गए, जोरदार तालियां हो। आइए सुधांशु जी। तो एक सार्थक बहस हम करने जा रहे हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल है, शुरुआत करूंगा मैं आपसे सुधांशु जी। आप अपना पक्ष रखिए और बताइए कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था। ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं? इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन should be considered as India's second tryst with destiny, and it should be considered with the day on which Britishers finally left India। क्योंकि उसने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे दल या संगठन के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। अब हुआ क्या उसके आने के बाद? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची। वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई देखिए, मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया। कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे जीएसटी, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा, वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में होगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे। यह किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई, यानी डबल हो गई। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए। कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए। सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया? आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो यह बदलाव आया कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। सुप्रिया जी, इन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए, और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है। आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा।
इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। यह इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 1 2 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी, जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। यह देश सब कुछ देखता है, और अब देश यह भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है यह हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और यह देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। और आज इतिहास बन रहा है, और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप आईआईटी, एम्स, आईएससी, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो। सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया है, सुधांशु जी अभी इनके और उसमें यही अंतर है। ये नियम बनाते थे, मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट, अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। एक अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था? 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया। यह हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा।
हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल जीडीपी में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं। सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे। आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। वो बनाने वाले कोई थोड़ी हैं, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए, प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी? कार मैन्युफैक्चरिंग में आज 7.5 करोड़ परिवार भारत के ऐसे इनके पास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी। इसलिए, और इन्होंने कहा विदेशी कंपनियां चली गई, बिल्कुल, अरे हमारी देशी कंपनियां अब उस लेवल पे आई। महिंद्रा एंड टाटा ने आर्सेलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सेलर को खरीद लिया। मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात। अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें? चाइना को हमने, अब ये लोग ये बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े हैं? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। इन्होंने कुछ बातें बोली, और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रिजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार? जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं, उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को, वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं,
जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते तो आप उस पर सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी, अरे भाई आपने आप लोग हैं भाई, हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए अब महिला की बात करता हूं। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल में रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहां किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। दूसरा मैं पूछ रहा हूं, प्रतिबंध लगा के। हाँ बिल्कुल आप करिए। मैं एक आप ही के एक सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं ले लूं 1 मिनट फिर आपके पास आना हूं। उन्होंने पहलवानों का जिक्र किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा। बजाओ ताली, पहलवान बैठे 1 महीने से, बजाओ ताली। ये यहाँ पर देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं, बजाइए ताली। सुप्रिया जी बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं, क्या निर्लज्ज ताली बजा रहे और बजाओ ताली। अच्छा, उसमें से कोई बेटी और बहन निकल हो सकती है। अरे बोलना चाहिए, महिला होकर तो बोलूंगी ना। उसके लिहाज आप तो कट गए कुछ क्वेश्चन से। आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। मगर ये बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। और यहां जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना। जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, वहां महिला नहीं, न कश्मीर में चिंता महिला की, न केरल में चिंता। और जहां पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं, सारी चिंता वहीं पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं
अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो गाना आप लोग जाके देख लीजिएगा। सुप्रिया जी, क्या ये बात आप डिनाई करेंगी कि टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगी? कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है। हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है। एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई? लोक लाज तो यह कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी हैं। मैं आपसे पूछती हूं, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिघाड़ती हैं, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी। तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? ऐसी क्या फंसी है इन लोगों की बृजभूषण शरण सिंह से, ये मैं जानना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूं तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूं, थोड़ी वहां पकड़ है। मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है। उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था और यह कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए। 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूं, आइए जरा। प्रति व्यक्ति भैया मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं इसके आपके पास ही आ रहा हूं। आप भैया जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब नहीं क्या दीजिएगा? एक मिनट मुझे दिखाने दीजिए। 2 मिनट का तो जवाब देने मैं आपके पास पक्का आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए। दिखाइए जरा, प्रति व्यक्ति आए दिखाइए। जवाब नहीं, जलेबी बनाएंगे। दिखाइए। ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं 2014 और ये आपके सामने 2023 प्रति व्यक्ति आए 86,467 और 1,72,000। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन? निशाद जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इकोनॉमी की हम तीनों के बीच में 2 जगह कमी लग रही है। मुझे सॉरी, मैं आपको भी मित्र कोई बात नहीं, बताइए आप। 84,000 थी 2014 में, अगर आप 2004 में देखिएगा तो और कम थी। प्रति व्यक्ति आय तो जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा बढ़ेगी। आपको लाइक्स टू लाइक्स कंपेयर करना, मैं आपको समझाती हूँ। हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है? $7,000। दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है? $80,000। यूके में क्या है? $50,000।
तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए, हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पावर्टी ठीक का है रेट सुधांशु जी, अब आप अपना जवाब दीजिए। एवरेज आय क्या है? ओके सुधांशु जी, एप्पल से पहले ही कंपेयर करना चाहिए। यहां आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता हो। चुनौती से कहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर IMF, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कहां कोर्ट में उधेड़ी, झूठ अभी तो बता रहे बताया तो आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुप्रीम जी, डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में 3 इंटरजेक्ट की नहीं तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम, उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं, 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए, लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है, गांधी परिवार के गृह राज्य में, कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम जहां। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार थी? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? उनके पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या? अरे सुनिए तो भाई, से बोल डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की आपने बात। जवाब सवाल पूछा ये है नाथुराम गोडसे की बात। आप हड़बड़ा रहे हैं, बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? तो अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे,
गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप कह रहे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर राम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला। उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं एक सांसद होने के बावजूद। 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले गए। मुझे बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये ले गए तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। लेकिन मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मैं वापस आता हूं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आज के हालात पर आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया। परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है, अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानी हुई बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया, सरासर असंवैधानिक कार्य। और नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है, नागरिकता के ऊपर किया। और इससे ज्यादा मुझे पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताइए, आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो प्रोसिक्यूशन सह सह कर भारत आ रहे थे,
मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू सिख जैन बौद्धों के साथ क्या हो रहा था, इसके लिए इनको सबूत चाहिए था, परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि कम से कम यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था, जिसमें विपक्ष बहुत गलत स्थिति में खड़ा हुआ नजर आया। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो, ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब, ऐसा नहीं है। अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना, सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है, वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है, ये असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज इस सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंढोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कह ही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से। देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%। महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए अब हंसी वाली बात आप चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई अपना मोबाइल खोलिए, अभी मैं कहता हूं, और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है, जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था। देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रनिंग कमेटी कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे, और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है, कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? मुझे जो जवाब चाहिए था कि आखिर 9 वर्ष में क्या क्या हुआ, नहीं बताया। मैं 5 पॉइंटर जवाब ये जानना चाह रहा था क्या क्या हुआ, 5 पॉइंटर ये जानना चाह रहा था क्या क्या नहीं हुआ। उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हुए और चले गए हम कहां, 1947 पर, अडानी पर। लेकिन ये बहस जारी रहेगी।